नमस्कार मित्र, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं TYBA कंपलसरी हिंदी। आपने हमारी कॉलेज की जो ऐप है उसमें से अभ्यासक्रम है वो डाउनलोड कर लिया होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे अभ्यासक्रम में एक कबन उपन्यास है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उपन्यास के पढ़ने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि उपन्यास क्या है। आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई ग्रंथ है वो कथा प्रकार का है, कोई ग्रंथ है उपन्यास है, कोई ग्रंथ है उसमें पद्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, तो है क्या वो मूल में। आपको आज तक ऐसा लगता रहा है कि जो पद्यबद्ध है वही काव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। काव्य किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि काव्य किसे कहा जाता है। आप उपन्यास पढ़े या कहानी पढ़े या फिर कि कवि के दोहे पढ़े या फिर मीराबाई का कोई पद्य हो या फिर प्रेमचंद की कोई कहानी, मूल में तो वो काव्य ही है। आपको लगता है कि हमें काव्य पढ़ना नहीं है, हमारे अभ्यासक्रम में इतना काव्य नहीं है, उपन्यास है। लेकिन मूल में जो उपन्यास है वो उपन्यास का साहित्यिक प्रकार है, वो काव्य ही है। काव्य किसे कहते हैं? आपकी भ्रांति में दूर कर दूं को आपको लगता है कि जो पद्यबद्ध है वही काव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो काव्य को किसे कहते हैं? जो कवि के द्वारा लिखा हुआ हो, वो हर कोई ग्रंथ हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो पद्य हो, उसे काव्य ही कहा जाता है। कोई भी कवि अपने मनोभावों को एक शब्द दे अर्पित करता है और अपने ग्रंथ की रचना करता है, तो उसे हम काव्य ही कह सकते हैं ना। हम उसे पहले से ही उपन्यास या पहले से ये कहानी ऐसा नहीं कह सकते। वो पहले कवि की काव्य है, कवि की कृति है। तो कवि जो अपने मनोभावों को शब्द देकर एक ग्रंथ की रचना करता है वो काव्य है। अनेक काव्य शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्र आपने SY में पढ़ लिया है, काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, तो अनेक काव्य शास्त्री है, उसने काव्य की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। जैसे कि विश्वनाथ ने कहा है कि जो रस से युक्त है वही काव्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्य। जो रसयुक्त काव्य है, जो रसयुक्त काव्य है, पद है, उसे ही काव्य कहा जाता है। जो काव्य आनंद दे श्रोताओं को या फिर लेखक स्वयं को, वही काव्य है। काव्य के अंदर अलंकार है, रस है, शैलियां है, इन सब का मिश्रण होके कवि एक काव्य की रचना करता है और आनंद की जो प्राप्ति कराए, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने में सहायता करे, वही काव्य है। तो काव्य के मूल दो भाग है, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर, जो ग्रंथ है उसका स्वरूप कैसा है, ढांचा कैसा है, उसे क्या कहते हैं? स्वरूप। और शैली यानी कि लिखने की जो रीति है, लिखने की जो प्रणाली है, उसे क्या कहते हैं? शैली। स्वरूप के आधार पर या कोई भी काव्य या श्राव्य होता है या दृश्य होता है। तो यहाँ जानना होगा कि श्राव्य काव्य किसे कहते हैं, दृश्य काव्य किसे कहते हैं। तो श्राव्य काव्य वो है जिसे हम सुनकर या पढ़कर अनुभूति कर सके या फिर उसका आनंद ले सके, आनंद की प्राप्ति हो हमें। जो कोई भी ग्रंथ पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति कराता है वो काव्य श्राव्य काव्य है। जो कि दृश्य काव्य, जो हमें चक्षु से देख भी सकते हैं और कान से सुनकर उसकी अनुभूति कर सकते हैं, वो दृश्य काव्य है। श्राव्य काव्य के दो भाग, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। श्राव्य काव्य में क्या है कि हमें उसे पढ़ना है, पढ़ के सीखना है या सुन के सीखना है। पढ़ना है, सुनना है और अनुभूति करना है, आनंद की प्राप्ति करना है। तो वही श्राव्य काव्य है, वो दो प्रकार के हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य।
तो प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? श्राव्य काव्य तो हमें पता चल गया कि जो ग्रंथ पढ़कर या सुनकर हम जिस ग्रंथ की अनुभूति कर सकते हैं, जिस काव्य की अनुभूति कर सकते हैं, वो श्राव्य काव्य है। तो श्राव्य काव्य में का ही दो प्रकार, प्रबंध और मुक्तक। तो श्राव्य काव्य का प्रकार होने के नाते यहाँ हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य है, वे दोनों ही काव्य ऐसे हैं जो पढ़कर और सुनकर हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त कराता है। क्यों? क्योंकि वो श्राव्य काव्य का ही प्रकार है, ना कि दृश्य काव्य का। तो यहाँ प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जिसमें एक धारावाहिक कथा वस्तु का निरूपण हो। धारावाहिक यानी कि ऐतिहासिक। जिस काव्य में ऐतिहासिक घटना का निरूपण किया जाता है, उस काव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। ऐतिहासिक कथा वस्तु, ऐतिहासिक यानी कि सत्य घटना पर आधारित। जैसे कि राजा अकबर की बात करें तो वो ऐतिहासिक है। क्यों? उसकी घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं तो वो ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अकबर नाम का कोई व्यक्ति हो चुका है, तो सत्य घटना है। यदि हम रामायण की बात करें, यदि हम महाभारत की बात करें, तो वो ऐतिहासिक घटनाएं हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि रामायण कुछ समय पहले हो चुके हैं और महाभारत भी। तो वो जो कथा वस्तु, जो काव्य धारावाहिक कथा वस्तु पर आधारित हो, जिसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। फिर से प्रबंध काव्य के दो प्रकार, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य है कि कहीं ना कहीं प्रबंध काव्य का प्रकार है और प्रबंध काव्य श्राव्य का, यानी कि महाकाव्य भी हमें पढ़कर या सुनकर ही उसका आनंद लेना है। तो महाकाव्य वो है जिसमें किसी भी नायक का जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कथा वस्तु का निरूपण हो। फिर से, जिस काव्य में नायक के जीवन कथा से स्टार्ट होकर जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना का निरूपण हो, उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। हमें इतना पता है कि प्रबंध काव्य ऐतिहासिक हो तो प्रबंध काव्य का ही एक प्रकार महाकाव्य। तो महाकाव्य की कथा वस्तु भी कैसी होगी? ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि प्रबंध काव्य का ही एक प्रकार है और प्रबंध काव्य उसे ही कहते हैं जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो। तो महाकाव्य की कथा वस्तु भी ऐतिहासिक ही होती है, जहां नायक के जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना का निरूपण है, उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत रस में से कोई एक रस का निरूपण मुख्य रूप से होता है। आप जानते हैं कि साहित्य के 9 रस है: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत एंड शांत रस। 9 रस, जो 9 रस है, उन 9 रस में से वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस किसी एक रस का निरूपण मुख्य रूप से होता है। खंड काव्य, खंड काव्य किसे कहते हैं? तो खंड यानी कि छोटा सा हिस्सा। तो जहां नायक के छोटा सा, उसके जीवन का छोटा सा हिस्सा जहां निरूपित हो, छोटा सा खंड जहां निरूपित हो, उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य। जैसे कि महाकाव्य किसे कहते हैं? तो नायक की जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत की सभी घटनाओं का वर्णन वहां मिलता है। और यहाँ खंड काव्य में एक छोटी सी एक ही घटना का वर्णन यहाँ मिलता है। जैसे कि रामचरितमानस, जो तुलसीदास रचित है, रामचरितमानस, वो महाकाव्य है। वैसे ही रामायण महाकाव्य है। क्यों? क्योंकि उसमें राम के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की घटनाओं का निरूपण है। उसी तरह खंड काव्य, जैसे मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सी कथा वस्तु है? तो वहां जो सीता और राम का जो वनवास है, वनवास का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा वर्णन है, उसमें पंचवटी में यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने उसका वर्णन किया है। तो रामायण के छोटे से टुकड़े का जो जहां वर्णन है वो है खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य, रामायण, यहाँ पंचवटी।
इसी तरह अब बात करेंगे दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य हमें देखना भी होता है, देखकर और सुनकर हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के दो प्रकार, रूपक और उपरूपक। रूपक को नाटक भी कहा जाता है, नाटक पद से आप सब परिचित हो। नाटक यानी कि जो स्टेज पर दो पात्र आमने सामने किसी कथा वस्तु को आपके सामने रखते हैं और उस कथा वस्तु को आप अपनी आंखों से देखकर और सुनकर उसे महसूस कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो रूपक के 10 प्रकार है, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, डीम, समकाव्य, वीथी और अंक। ये 10 प्रकार के रूपक है और 18 प्रकार के उपरूपक है। जो ये 2 प्रकार है, ये 2 प्रकार हम उसे देख भी सकते हैं और सुनकर भी हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये हुआ स्वरूप के आधार पर श्राव्य और दृश्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक यानी कि मोती। जैसे एक मोती को दूसरी मोती से अलग अलग स्वरूप में अपना अपना अस्तित्व है, उसी तरह प्रबंध जो काव्य है, वो प्रबंध काव्य में जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु जो पद्यबद्ध होती है, मुक्तक काव्य है वो पद्यबद्ध होता है। तो एक पद्य में जो विषय वस्तु है वो दूसरी पद्य में नहीं और तीसरे पद्य में भी नहीं, यानी कि हर एक पद्य को अपना अपना अस्तित्व है, हर एक पद्य अपने एक कंटेंट के साथ चलता है, हर एक पद्य अपना एक उद्देश्य, अपने एक प्रयोजन के साथ चलता है, हर एक पद्य से हमें कोई ना कोई उपदेश की प्राप्ति होती है। जैसे कि कबीर के दोहे, तो कबीर के दोहे, एक दोहे में जो बात की है वही दूसरे दोहे में नहीं है, वही तीसरे दोहे में नहीं। हर कोई दोहे की विषय वस्तु, जो कहना का तात्पर्य है, वो अलग अलग है। यानी कि जो कथा वस्तु का एक स्रोत होना चाहिए, वो स्रोत महाकाव्य, खंड काव्य में आवश्यक है, लेकिन मुक्तक काव्य में स्रोत अनिवार्य नहीं है। चाहे पहला पद्य पहले पढ़े या फिर अंतिम पद्य पहले पढ़े या फिर बीच में से कोई एक पद्य उठाकर पहले पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ महाकाव्य में एक कथा वस्तु का एक तंतु होता है, एक स्रोत है, जो टूट जाए तो हमें कथा वस्तु समझ में नहीं आती। लेकिन यह मुक्तक काव्य में ऐसी कोई बात नहीं है। दृश्य काव्य, उसके 2 प्रकार, रूपक और उपरूपक। रूपक 10 प्रकार के और उपरूपक 18 प्रकार के। ये हुआ शुरू। कोई भी कवि अपनी कृति की रचना करता है तो इस प्रकार में से कोई स्वरूप इसे हम साहित्य प्रकार कह सकते हैं। ये साहित्य, कोई एक साहित्य प्रकार को लेकर कवि अपने कृति की रचना करता है। शैली के आधार पर कवि जब लिखने बैठता है कोई किसी भी कृति को, तब ये 3 शैली अपने पास वो अपनाता है। या वो गद्य में लिखता है, या वो पद्य में लिखता है, या फिर मिश्र। गद्य जिसमें अक्षरों का कोई परिमाण नहीं, यानी कि कोई माप नहीं है, जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं, वो है गद्य। पद्य जिसमें अक्षरों की गणना, अक्षरों का माप, गणमाप जिसमें निश्चित है, जो छंदबद्ध है, वो पद्य है। पद्य में अक्षरों का निश्चित एक स्वरूप है कि इतने अक्षर होने चाहिए, इतने अक्षर होने चाहिए, जबकि गद्य में ऐसा कोई बंधन नहीं है। वहां अक्षर का बंधन नहीं है, यहाँ अक्षर का बंधन है। और मिश्र प्रकार का काव्य किसे कहा गया है, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, इसे क्या कहते हैं, मिश्र कहते हैं। तो यहाँ जो भी दृश्य काव्य है, श्राव्य काव्य है, रूपक लिखे या उपरूपक लिखे, मुक्तक काव्य लिखे, खंड काव्य लिखे, प्रबंध काव्य लिखे या महाकाव्य लिखे, या गद्य में हो सकता है या पद्य में या फिर मिश्र काव्य। कवि इन 3 शैली के आधार पर अपने साहित्य प्रकार, अपने काव्य की रचना करता है। गद्य में एक प्रकार आता है उपन्यास, कहानियां। तो आपको इन साहित्य प्रकार में से कौन सा साहित्य प्रकार पढ़ना है, उपन्यास। तो अब हम आगे के वीडियो में उपन्यास के बारे में बात करने वाले हैं। अस्तु।